नमस्कार। आज हम लोग देश में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमाम स्कीमें चलाई हुई हैं और उसकी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। और जैसे कि आपने देखा कि हाल ही में एक अग्निपथ रिक्रूटमेंट की भी एक पेशकश की सरकार ने, जिसमें 17.5 से 21 साल के बच्चों को जो 23 साल कर दिया गया है, 17.5 से 23 साल एक वन टाइम वेवर है इस साल में 2 साल का, कि उसमें उनको 4 साल के लिए एक शॉर्ट सर्विस कमीशन दी जाएगी और उसके बाद बगैर पेंशन के, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के उनको जो है फारिग कर दिया जाएगा। उसके बाद वो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर की जैसे कमीशन हैं, सीआरपीएफ है, आरपीएफ, आरएएफ है, उसमें ये पैरामिलिट्री फोर्सेस में अप्लाई कर सकते हैं या प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी जॉब्स ले सकते हैं। इस तरीके का एक स्कीम निकाली, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम देश में जो गाय पे सांप्रदायिकता का जो एक माहौल पैदा हो गया, वो कैसे पैदा हुआ है और उसके पीछे की इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद आखिर में हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी पे जो जो स्कीमें निकाली गई हैं, आयुष्मान भारत, जन औषधि योजना, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो भी स्कीमें चल रही हैं, वो उनका क्या आज की डेट में वो कहाँ पर हैं और कितनी सक्सेसफुल हुई हैं और कितना उसमें कार्यरत हुआ है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला मेरा विषय जो है वो देश की इकोनॉमी पे को लेकर, जैसे कि मैं सवाल उठाता हूं तो वो सवाल हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि पिछले वित्तीय वर्ष में फाइनेंस सेक्टर में करीब 4.1% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है, जो डेटा आया है अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स से जनवरी से मार्च 2022 का। तो कुछ रिकवरी फाइनेंस सेक्टर में 4.1% की है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में 2.2% का इजाफा जो है वो देखा गया है, जो कि काफी कम है पिछले के मुकाबले में। पीछे तो -2.2 थी, उससे पहले -4.2 थी। तो कुछ ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग में दिखाई है, कुछ फाइनेंस सेक्टर में दिखाई गई है। और अक्टूबर से दिसंबर में फाइनेंस सेक्टर में यही ग्रोथ जो है वो -1.4% थी। और जुलाई टू सितंबर में अक्टूबर टू दिसंबर 2021 में ये -2.6% थी और जुलाई टू सितंबर 2021 में -1.4%। तो इससे फाइनेंस सेक्टर की ग्रोथ के अलावा जो इंक्रीज ऑफ प्राइसेस, जो हाल ही में आपने देखा किस तरीके से रिटेल इन्फ्लेशन पे कंट्रोल पाना मुश्किल हो रहा है। इंडिया में हालांकि रिटेल इन्फ्लेशन 7.1% है और पिछले महीने मार्च में वो 7.9% था। कुछ कंट्रोल इन्फ्लेशन पर आया है, पर जो आरबीआई ने 0.9% बेसिक पॉइंट जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, उससे जो है मार्केट में जो लेंडिंग रेट है वो 9% से 10% पहुंच गया है। तो रेपो रेट अगर बैंक का 4.9% है तो हम लोग 7.1% इन्फ्लेशन पे हैं, जबकि यूएस में इन्फ्लेशन जो है 8.6% क्रॉस कर गया है। और क्योंकि फेड रेट्स के चलते वहां अनुमान था कि 70 से 80 बेसिक पॉइंट फेड रेट्स बढ़ाए जाएंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे रेट्स बढ़ाए जाएंगे, तो काफी सारा पैसा जो है स्टॉक मार्केट से पुल आउट कर लिया गया है। जो कल का डेटा था वो ये था कि 2,50,000 करोड़ से 2,90,000 करोड़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मार्केट से निकाल लिया है। तो स्टॉक मार्केट फिर 52,800 पे और जो आपका निफ्टी है वो 15,370 पे ट्रेड कर रहा है। तो काफी सारा, क्योंकि अभी तक जितना भी पैसा एफआईआईज और एफपीआईज निकालती थी वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कवर कर लेते थे परचेजिंग करके। और अब ऐसा लगता है कि मंदी का पीरियड जो है 20% मार्केट जो है 18,600 निफ्टी से 15,300 के आसपास आ गई है। तो 20% का करेक्शन आया है। अगर ये करेक्शन 20% से ज्यादा होता है तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट बेरिश चली जाएगी। तो ये सब बता मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि देश में व्यापार का क्या संबंध है देश की राजनीति से, और देश में जितनी भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड जो कदम उठाए जाते हैं सरकारों द्वारा, वो इन्हीं सब मुद्दों पर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाउस होल्ड कंजम्पशन जो है, चाहे वो रूरल हो अर्बन हो, उसमें कंजम्पशन में कटौती आई है। एफएमसीजी सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ है, कोई बाजार में खरीद नहीं कर रहा है, इसी वजह से प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन कम होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी कम है। अब सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था कि एक साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उस हिसाब से 8 साल में करीब 16 करोड़ नौकरियां दी जानी थी। पर कोरोना के चलते करीब 11 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आज की डेट में 39.5 से 37.5% है।
मतलब कि सिर्फ 100 में से 37 लोग ही काम मांग रहे हैं, बाकी 63 लोग तो काम मांग ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि काम नहीं मिलेगा। तो जिस कंट्री में पॉपुलेशन का 70% यूथ हो और 17 से 23 की उम्र के लोग जो हैं वो ज्यादा हों, और उनको नौकरियां और पढ़ाई के बाद उनकी नौकरियों के साधन ना हो, तो देश में फिर ये अराजकता का माहौल फैलता है। अभी हाल ही में पीछे स्कीम निकाली परसों सरकार ने, अग्निपथ, उसमें कहा 17.5 से 21 साल के बच्चों को जो है आर्मी में रिक्रूटमेंट मिलेगी, 4 साल की रिक्रूटमेंट मिलेगी, और उसके बाद 25% रिटेंशन होगी। मिनिमम 40 से 46 हजार और मैक्सिमम 50 हजार जॉब्स उन्होंने पिछले अगले 1.5 साल में, 2 साल में जनरेट करने का वादा किया। अब अगर एक लड़के को या एक बच्चे को रिक्रूट किया जाता है, उसको आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, 4 साल में करीब सरकार का खर्चा ही उसको ट्रेन करने में, राजस्व का पैसा लगता है, पब्लिक का पैसा लगता है, और उसके बाद जब वो सक्षम हो तो उसको रिटायर कर दिया जाए और उसको ना पेंशन दी जाए, ना ग्रेचुटी दी जाए, ना लाइफ लॉन्ग हेल्थ बेनिफिट्स दिए जाए, तो इस नौकरी का फायदा क्या है? ये तो एक तरह से आप हथियारों से लेस करके और लोगों को ट्रेन करके, और लोगों को आप कह रहे हो कि आप जाके प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट ढूंढ लीजिए, सिक्योरिटी कंपनीज में काम कर लीजिए। जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसका फायदा उठाएगा, वो अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज में, अपनी प्राइवेट आर्मीज में इन लोगों को भर्ती करेगा और सरकार से ही कॉन्ट्रैक्ट लेके और मुनाफा कमाएगा। तो ये सरकार का दायित्व बनता है ये देखना कि सरकार जो है चाहती क्या है। आरआरबी एनटीपीसी में आपने देखा जनवरी 2022 में किस तरीके से जो देश का जवान था वो सड़क पर उतर आया। बिहार यूपी में जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे थे एनटीपीसी में, या ग्रेड 4 एम्प्लॉयज रेलवेज की तैयारी कर रहे थे, उसमें किस तरीके से जब उनके प्रीलिम्स चल रहे थे और रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यूज कंडक्ट हो रहे थे, वो सारे प्रोसेस को, 4 साल के प्रोसेस को जीरो कर दिया गया, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस लेके आए गए। और अब इसी तरीके से जो बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं आर्मी में जाने के लिए, अब उनको ये कहा जा रहा है कि आपकी रिक्रूटमेंट जो है उसे 4 साल के लिए होगी, और सिर्फ 25% लोगों को ही अगले 15 साल के लिए नौकरी मुहैया कराएगी। और जो उनको पेशकश की गई 30 हजार से 40 हजार रुपए तनख्वाह मिलेगी, उसमें से भी उनका 30% काट के और वो एक फंड में डाला जाएगा कि जिस आदमी को 30 हजार मिलने हैं वो पहले ही आप उससे 9 हजार रुपए काट के, सरकार 9 हजार रुपए जमा करा के उसको 11,70,000 रुपए 4 साल के बाद देगी। 12 लाख रुपए में किसी का करियर खत्म करने से उसका नुकसान तो पूरा नहीं हो जाता। तो आज सरकार ने उसमें क्लैरिफिकेशन दी है कि जो 2 साल का लॉक इन, जो 2 साल का कोरोना का पीरियड रहा जिसमें बच्चे रिक्रूटमेंट प्रोसेस बंद रहा, तो इस साल उसमें 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, बजाय 21 के उसका कट ऑफ डेट जो है 23 साल रखा गया है। पर जो मेन प्रॉब्लम है कि नौकरी जो है टेम्परेरी नेचर है, और इस नौकरी से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। वो ना अपना परिवार पाल सकता है, ना खुद को पाल सकता है। तो ऐसी नौकरी का फायदा क्या है? आज सड़क पे उतर आया है यूथ, और राहुल गांधी ने एक समय में कहा था 3 साल पहले कि एक समय आएगा जब देश का जवान जो है वो सड़क पे उतरेगा और सरकार के लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारेगा, और उसके बाद उनको पता नहीं लगेगा कि छुपना कहाँ है। तो ये कोई बात सच होती नजर आ रही है राहुल गांधी, तो इस बारे में हम सोचना पड़ेगा। अब हमारा जो अगला विषय है वो ये है कि देश में गरीब कौन है। एक बड़ी बहस है कि देश में गरीब कौन है। तो कई डेटा जो है वो यूज की जाते हैं, जैसे डेटा फॉर नेशनल सिक्योरिटी सर्वे और सीएमआई जो है वो अपना डेटा देती है कंज्यूमर कंजम्पशन को लेकर और खरीद फरीद को लेकर। वो एक लिस्ट बनाती है कि फॉर एग्जांपल नेशनल स्टैटिस्टिक्स सर्वे ये कहती है कि 345 यूनिक आइटम्स को लेकर कि खरीद फरीद क्या हो रही, खरीद फरोख्त क्या है, और सीएमआई 114 सर्विसेज को लेकर, आइटम्स को लेकर उसको 1 साल के लिए स्प्रेड करती है। और जो सीएमआई का डेटा है वो 4 महीने के स्प्रेड को लेकर होता है, जिसमें फूड, नॉन फूड और ड्यूरेबल आइटम्स को लेकर वो देखते हैं कि क्या खरीद हो रही है, कौन खरीदता है, कितनी मात्रा में खरीदता है, क्या परिवार का साइज है। और इससे एनएसएस का जो डेटा है वो 2011 का बेस ईयर लिया जाता है। सीएमआई का जो है वो 2015 से 2019 4 साल का डेटा लिया जाता है। सीएमआई का डेटा थोड़ा ज्यादा ऑथेंटिक है। उसमें ये कहा गया है कि मेजर ऑफ पॉवर्टी जो है वो कई करीब 6 उसमें मापदंड दिए गए हैं, जैसे कि नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, जैसे मैंने आपको बताया, पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का, जैसे आपने हाल ही में देखा पिछले 2 सालों में 82
करोड़ 35 लाख लाभार्थियों को राशन मुफ्त मुहैया करा गया। ये पीटीएस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है, जिसमें चावल, मोटा अनाज, गेहूं, चीनी और उसके बाद में नमक और तेल भी ऐड कर दिया गया। पीटीएस डिस्ट्रीब्यूशन में लोगों को बांटा गया। नेशनल हेल्थ सर्वे की पोषण से लेकर या देश की हेल्थ को लेकर उसका नेशनल हेल्थ सर्वे किया जाता है। लेबर फोर्स सर्वे किया जाता है, कितनी लेबर काम मांग रही है और जो लेबर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, किस स्टेट में कितनी लेबर फोर्स एम्प्लॉयड है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका लेबर फोर्स डेटा सर्वे किया जाता है। एग्रीकल्चर का सिचुएशन असेसमेंट किया जाता है, सिचुएशन असेसमेंट एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। उसमें ये बताया जाता है कि एक आम किसान की आय कितनी है और उससे अलाइड एक्टिविटीज जैसे कि पशुपालन है या और चीजें हैं, उनसे उनकी आय कितनी है। तो सिचुएशन असेसमेंट की जाती है कि एग्रीकल्चर इनकम इंप्रूव हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, एमएसपी का क्या प्रभाव है, एमएसपी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और चौथा और आखिरी होता है कि ऑल इंडिया डेट इन्वेस्टमेंट सर्वे, कि हिंदुस्तान की कितनी डेट है, कितना कर्जा है और जीडीपी का कितना परसेंटेज जो है वो डेट में जाता है और कितना इन्वेस्टमेंट सरकार जो है प्राइवेट और पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है और प्राइवेट एक्सपेंडिचर अपना प्राइवेट वैल्यू अपना पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कितनी ग्रॉस वैल्यू एडिशन हो रही है, कितना पैसा जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन में जा रहा है, कितना पैसा जो है वो एक्सपेंडिचर में जा रहा है। तो ये 6-7 मापदंड होते हैं जिसपे सरकार जो है ये चीजों को असेसमेंट करती है और उससे वो ये भी असेस करती है एनएसआई और एनएसएस और सीएमआई के डेटा से कि देश में गरीब कितने हैं। हालांकि मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी जो है वो स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, विलेज वाइज सर्वे से ही क्लैरिटी आती है। तो एनएसओ का सर्वे कंडक्ट कराया जा रहा है जो जुलाई 2022 से जून 2023 तक ब्लॉक और तहसील लेवल पे और गांव लेवल पे जो है सर्वे करेगा। क्योंकि सरकार ने ये सर्वे पिछले 2 साल पहले करना था, पर क्योंकि कोरोना काल के चलते मूवमेंट बंद हो गई थी तो ये सर्वे नहीं हो पाया था। तो अब जो डेट निर्धारित की गई है वो जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 तक हिंदुस्तान में कितने गरीब हैं और किस स्टेज पे हैं, अति गरीब कितने हैं, अति पिछड़े कितने हैं, गरीबी रेखा से ऊपर कितने हैं, नीचे कितने हैं और किसमें क्या दिक्कत है, उस बारे में सब डिस्कस किया जाएगा। तो आज हम जो दो मेन विषय इसमें से उठाएंगे, वो एक तो ये पशु को लेकर और दूसरा पॉइंट जो हम उठाएंगे वो उठाएंगे देश की हेल्थ पॉलिसीज को लेकर। जो भी स्कीम्स सरकार ने अभी तक निकाली हैं हेल्थ से रिलेटेड, उसका क्या असर है देश की अर्थव्यवस्था पर। तो जैसे कि आप पहला टेबल देखिए, देश में जो दूध का प्रोडक्शन है वो हमारा जो है 130 करोड़ पॉपुलेशन में करीब 180 मिलियन मेट्रिक टन दूध जो है हम प्रोड्यूस करते हैं। न्यूजीलैंड के मुकाबले न्यूजीलैंड का 42 लाख की पॉपुलेशन है, वो 24 मिलियन मेट्रिक टन जो है दूध प्रोड्यूस करते हैं। देश में 10 करोड़ डेयरी फार्मर्स हैं, 13 करोड़ पशु हैं और मिल्क यील्ड जो हमारी है पर पशु जो है पर लीटर्स पर डे के हिसाब से 3.5 लीटर है। न्यूजीलैंड जो एक छोटा कंट्री है, मिल्क प्रोडक्शन उसकी ज्यादा है, 13 लीटर पर डे है। और परसेंटेज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट जो है हिंदुस्तान में हमारी कंजम्पशन इतनी है कि हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। न्यूजीलैंड में 93% डेयरी जो है वो एक्सपोर्ट होती है और परसेंटेज फार्मर शेयर जो कंज्यूमर प्राइस का है वो करीब 30% न्यूजीलैंड में है, इंडिया में 71% है। तो ये सब मैं डेटा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक पशु को लेकर एक सांप्रदायिकता का माहौल देश में खासकर उत्तर भारत में क्रिएट किया गया और ये कहा गया कि जो गाय है हमारी माता है और इसकी जो है गाय को और बफलो को और बीफ को जो है काटना संभव नहीं है। इसलिए गाय के लिए उन्होंने काफी सारी स्कीम निकाली, 30 रुपए प्रतिदिन राशन देने की बात की कि 6,000 रुपए पर पशु और जो 10 पशु पालेगा उसको 6,000 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए महीना मिलेगा। उसमें उन्होंने काफी सारे शेड्स का निर्माण भी किया और उन शेड्स में फिर काफी उनकी गति खराब पाई गई। उसमें ये देखा गया कि पशु के लिए चारा ही नहीं है तो पशु करेगा क्या वहां पर। और फसलों को लेकर किसान बहुत चिंतित थे। 6 महीने पहले आपको याद होगा कि जब गेहूं की फसल लगी हुई थी तो बाड़ बनाकर किसान जो है रात रात अपनी निगरानी करते थे फसलों की, क्योंकि सरसों को छोड़कर बाकी सारी फसलों पे पशु जो है वो अटैक करते हैं, इसलिए सरसों की फसल ज्यादा भी लगाई गई पिछले सीजन में। तो अब मोदी सरकार का ये डबल स्टैंडर्ड है कि काउ स्लॉटर के लिए तो फार्मर्स पे जैसे कि गौ हत्या पर लोगों पर जो है वो जो है गौ रक्षक तैनात रहते हैं, कहीं भी कहीं देखते हैं गायें
अगर किसी ट्रक में या किसी बस में भी लेके जाई जा रही है, या किसी ट्रांसपोर्ट एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक शहर से दूसरे शहर लेके जा रहे हैं, तो उनसे सवाल करते हैं तुम कौन गाय काटने के लिए ले जा रहे हो। कई आपने देखा पहलू कान और कई ऐसे लोगों को, माइनॉरिटी के स्पेशली खास दलितों मुसलमानों को रोक रोक कर मारा गया कि तुम लोग पशु काट रहे हो। और कहीं भी र्यूमर फैल जाता है कि ये पशु काटे जा रहे हैं, तो वहां जाके पहले पूछा नहीं जाता, पहले गोली मारी जाती है, पहले डंडा मार के उसको आदमी को हथमारा किया जाता है, तब पूछा जाता है कि तुम गाय क्यों काट रहे थे। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें गौरक्षक जो है सरकार की एक सॉफ्ट अप्रोच के कारण जो है इस तरीके का उत्पात मचाते हैं। अब बात यह है कि देश में, हमारा जो देश है वो बीफ एक्सपोर्ट में जो है नंबर 3 पर है। और जितनी भी कंपनियां हैं उसमें आधी से ज्यादा कंपनियां ये जिस जो समुदाय कहता है कि हम गौरक्षक हैं, उन्हीं समुदाय के लोग चलाते हैं। तो ये सिर्फ दलितों पे और मुसलमानों पे क्यों अत्याचार किया जाता है, गौहत्या पे, एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। कई डेयरी फार्मिंग वाले जो हैं लोग जो हैं अब फार्मिंग क्विट कर रहे हैं। वो गाय रखना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि गाय का जो दूध देने का जो टाइम होता है वो कुछ ही साल होता है, उसके बाद वो गाय की पूरी उसको करना, टेक केयर करनी पड़ती है, उसको तय उम्र राशन देना पड़ता है। पहले क्या होता था कि जो डेयरी फार्मर्स वाले थे वो जो पुराने मवेशी थे उनको बाजार में जाके बेच देते थे और कुछ पैसे डाल के नए मवेशी लेकर अपना दूध का प्रोडक्शन का काम करते थे। आपने पीछे देखा कि सोयाबीन और खल के पैसों में बढ़ोतरी हुई, मतलब कि चारे में और खल में पैसा जो है किसान को ज्यादा खर्च करना पड़ता है, जबकि दूध की आउटपुट जो है उनको वही 28 से 30 रुपए मिलती है। हालांकि रिटेल का प्राइस जो है वो 42 रुपए से करीब 52 रुपए पाउच का, अमूल का पाउच का दूध का रेट 2014 से 2022 हो गया। दूसरे ग्राफ में आप देखिए कि इंटर स्टेट वेरिएबिलिटी मिल्क प्रोडक्शन में कितनी है। इसमें सारी स्टेटों का दिया गया। यूपी में एवरेज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन ग्राम्स पर डे है। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ये सारी स्टेटों में एक मिलियन टन में जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क ग्राम्स पर डे ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी दिखाई गई। तो इस तरीके से पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो उत्तर भारत की स्टेट्स हैं उसमें पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कम है। बिहार, पंजाब, हरियाणा में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ज्यादा है, करीब 1.25 किलो है। और यूपी में जैसे कि आपने देखा कि 300 ग्राम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है। केरला, झारखंड, उड़ीसा में और भी कम है। तेलंगाना, तमिलनाडु में करीब 300 से 400 से 500 ग्राम पर डे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी दूध की है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट अगर हम देखें, तीसरे ग्राफ में आप देखिए कि राइस का एक्सपोर्ट हमारा 9.6 बिलियन डॉलर्स है पिछले 2021-22 विश्व वर्ष में। मरीन प्रोडक्ट जैसे कि मछली और अन्य उत्पादन मरीन से रिलेटेड 7.7 बिलियन डॉलर्स 2021-22 में है। शुगर का एक्सपोर्ट इस बार बढ़ा है, 4.6 बिलियन डॉलर्स है 2021-22 में। और बफलो मीट का 3.3 बिलियन डॉलर है 21-22 में। परसेंटेज चेंज जो है उसका भी 4% है। तो हमारे यहाँ बीफ एक्सपोर्ट जो है, आप चौथे टेबल में देखिए, इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट बफलो जो है 4.8 बिलियन डॉलर का है। बासमती राइस 4.5 है। मोटा चावल 3.3 बिलियन डॉलर है। और वीट जो है वो इस साल ज्यादा हुई है, पिछले साल तक 0.8 बिलियन डॉलर थी। इस साल करीब इतनी वर्ष में करीब 10 से 11 बिलियन टन गेहूं जो है उसका निर्यात किया गया है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर। यूएई ने हाल ही में एक्सपोर्ट बैन लगा दिया है। इंडिया की वीट जो है बैक डेट पे एलसीज करके पहले यूएई, दुबई भेजी जा रही थी और वहां से बाकी कंट्रीज में भेजी जा रही थी। तो इंडिया ने यूएई से रिक्वेस्ट की कि जैसे बैन हमने लगाया है मई 13 से, तो आप भी बैन लगा दीजिए कि यहाँ से री एक्सपोर्ट ना हो जब तक हमारी परमिशन ना हो। तो लास्ट टेबल देखिए आप, मैंने ये देखिए जो 5th टेबल है उसमें बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ इन द वर्ल्ड में सबसे आगे नाम ब्राजील का है, 2.7 मिलियन मेट्रिक टन है। मैं इसमें एक बात आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो ब्राजील है जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ है, 2.7 मिलियन मेट्रिक टन है। इन्होंने सबसे पहले 1890 के दशक में यहाँ से हिंदुस्तान से ही ओंगोले ब्रीड की गाय इंपोर्ट की थी। और उसमें गिर और कांकरेज वैरायटी की भी गाय यहीं से, देश से हमारे करीब 490 मवेशी पहले लॉट में 1890 में गए थे। और ब्राजील में हिंदुस्तान की गाय हैं जिनकी वैरायटी को वहां की वैरायटी के साथ जो है वो मिक्स करके, और सबसे ज्यादा बीफ का एक्सपोर्ट ब्राजील का है।
हिंदुस्तान चौथे नंबर पे है, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की लगभग सेम ही है। इस साल इंडिया का जो एक्सपोर्ट है बीफ का वो 1.6 मिलियन मेट्रिक टन है। लास्ट ईयर 1.4 मिलियन मेट्रिक टन था, इस साल 1.6 मिलियन मेट्रिक टन है। इसमें जो 10 लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर्स हैं, 74 लाइसेंसी हैं। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा के 74 रिटेलर्स में से जो लाइसेंसी होल्डर्स हैं उनमें से अल कबीर एक्सपोर्ट, अरेबियन एक्सपोर्ट, एमकेआर फ्रोजन फूड, एबट कोल्ड स्टोरेज, अलनूर एक्सपोर्ट, टॉप 10 कंपनीज जो हैं अश्वनी एग्रो एक्सपोर्ट, महाराष्ट्र, एफपी एंड कोल्ड स्टोरेज और पीएमएल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ये सब उन्हीं समुदाय के लोग चलाते हैं। हिंदू या पंजाबी या और समुदाय के लोग जो उसी समुदाय से ये काऊ विजिलेंटे जो है मुसलमानों और दलितों को मारती है सड़क पे खड़ा करके। जो मवेशी हैं उनको उनके जो लालन पोषण करते हैं उन पे ज्यादा अत्याचार किया जाता है। एक कंपनी थी अलदुआ फूड प्रोसेसिंग जो संगीत सोम ने जिसके लिए जमीन खरीदी थी, सरदाना मेरठ में उस टाइम वो एमएलए थे, वो जमीन खरीद के उन्होंने पार्टनरशिप की थी मोइनुद्दीन कुरैशी से 2005 में। उसके 3 साल बाद जब इस बात का पता सबको लगा, 3-4 साल बाद, तो उन्होंने फिर उसमें से अपना 10% 20% जो भी उनका शेयर था, जो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी जिस पर वो फैक्ट्री लगी थी, उन्होंने अपना शेयर फिर रिलिक्विश कर दिया था। उसके बाद वो इलेक्शन भी हार गए थे लास्ट में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 21-22 में हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ा ही है पिछले साल से, बीफ एक्सपोर्ट। तो ये जो प्रॉब्लम है ये उन्हीं लोगों के साथ क्यों है जो इस देश में गाय पाल के डेयरी फार्मिंग से अपना लालन पोषण करते हैं। तो किसानों से जो एक इनकम है, एक साइजेबल इनकम है और जो साइजेबल न्यूट्रिशन का जो सोर्स है, वो कॉर्पोरेट के हाथों में किसी तरीके से इस बीफ एक्सपोर्ट के द्वारा दिया जा रहा है। तो इस बात का लोगों को पता होना चाहिए कि बीफ के नाम पे, पॉलिटिक्स के नाम पे, अगर गाय इतनी ही सेक्रेड है हमारे देश में और ये जो बीफ का एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं इसको बंद कर देना चाहिए और गाय को नेशनल एनिमल या नेशनल पशु घोषित करके, राष्ट्रीय पशु घोषित करके उसका बैन हर जगह लगाना चाहिए। असम में, केरला में और स्टेटों में तो बीफ काटना और बीफ बेचना या बफलो मीट बेचना जो है वो पॉसिबल है। सिर्फ नॉर्थ के स्टेट्स में जो है ये बैन लगाया जाता है गौ हत्या पे। उत्तर प्रदेश में तो खैर शुरू से ही है, कई सालों से, 1966 या 1960 से है। तो बाकी स्टेट्स में अगर लगाना है तो पूरे हिंदुस्तान में बैन लगाइए, फिर कुछ स्टेट्स में बैन क्यों है, ताकि ये बीफ पे सांप्रदायिकता की पॉलिटिक्स को खत्म किया जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गेहूं के सोया सनफ्लावर मील और सोया कॉर्न मील जो खल होती है, जो पशुओं को दी जाती है, उसके प्राइस में बढ़ोतरी से पहले तो हम नेट एक्सपोर्टर भी होते थे, उसके अब हम इम्पोर्टर बन गए। $600 मिलियन का पहले हम एक्सपोर्ट किया करते थे, अब हम उसके भी इम्पोर्टर हो गए हैं, क्योंकि जो एनिमल फीड है उसमें भी हमारी प्रोडक्शन कम है और हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है वो। और उसकी वजह से और फर्टिलाइजर प्राइसेस पीछे एक साल में 80% बढ़े और इस साल 20% फिर यूरिया फॉस्फेट, क्योंकि चाइना ने, कजाकिस्तान ने, यूक्रेन ने, रशिया ने एक्सपोर्ट पे बैन लगाया हुआ है, इसलिए यूरिया की भी कमी है। फर्टिलाइजर्स का प्राइस, जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया, डबल से भी ज्यादा हो गया है। तो इन सब चीजों के चलते ये सब जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सब हो रहा है। तो इस वजह से हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि आने वाला समय जो है वो देश के लिए, देश की खाद्य सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है और देश में खाद्य की सुरक्षा को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर और हेल्थ मिशन को लेकर सरकार को और सीरियस होना पड़ेगा। आखिरी टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा आज वो हेल्थ से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देश की जो हेल्थ पॉलिसी है उसमें जो सरकार का स्पेंड है वो खाली 2.5% का उन्होंने टारगेट बनाया था 2021-22 के वित्तीय वर्ष का। पिछले साल 2022-23 के बजट में स्पेंड खाली 0.35% हुआ है और 21-22 में खाली 0.34, मतलब कि 2.5% का बजट बनाकर जीडीपी का 2022-23 के खर्चे का हमारा स्पेंड जो है वो मात्र 0.35% है। और जैसे कि आपको पता ही है कि हेल्थ पे सारा आदमी का खर्चा लग जाता है, जितनी मेहनत की कमाई वो सारी उम्र में करता है और खुदा ना खास्ता अगर उसको अस्पताल जाना पड़ जाए या उसके कोई घर में बीमार पड़ जाए तो वो सारा पैसा उसका वो खर्चे में निकल जाता है। तो सरकार ने कई सारी स्कीमें निकाली
और उन स्कीमों के अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि हम देश में जो है वो डिजीज कंट्रोल करेंगे, न्यूट्रिशन देंगे, आयुष्मान भारत की स्कीम निकाली, स्वच्छ भारत की स्कीम निकाली। उन स्कीमों में आज की डेट में क्या पोजीशन है, उसके बारे में 6 हेल्थ स्कीम हम आज डिस्कस करेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत, जो सरकार ने बड़े जोर शोर से और बड़ी मीडिया एक्टिविटी के साथ निकाली है। उसके बाद उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि देश में जो हमारा जो वेक्टर बॉर्न डिजीज जैसे कंट्रोल होता है, नेशनल हेल्थ सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल होता है, उसके एलिमिनेशन के लिए कुछ टारगेट रखे गए थे। तो टारगेट ये थे कि काला आजार जो है 2017 में कहा गया था कि 2018, 19, 20 तक हम उसको खत्म कर देंगे। काला आजार को 2017 में एक पॉलिसी निकाली कि 2020 तक काला आजार खत्म हो जाएगा। और एचआईवी का भी यही टारगेट था कि 2020 तक एचआईवी जो है देश में एलिमिनेट हो जाएगी। फिलारियासिस जो करीब 8.5 लाख केसेस थे 2017 में, कहा गया था कि 2021 तक इसको भी खत्म कर दिया जाएगा। अब उसकी डेडलाइन बढ़ा के काला आजार और एचआईवी की कर दी गई 2023, और फिलारियासिस की जो मैंने आपको बताया उसकी डेट कर दी गई 2030। लेप्रेसी और टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में कहा गया था कि 2025 तक टीबी और लेप्रेसी जो है इस देश में खत्म कर दी जाएगी। हालांकि अभी तक 312 केसेस पर लाख 2019-21 में थे, वो बढ़कर 2020 में कुछ उसमें कमी आई है, 142 पर लाख हो गए हैं। जो 312 थे पर वो एलिमिनेट नहीं हुई है, तो उसका टारगेट भी रिवीजन करना पड़ेगा सरकार को। तो वो सरकार एलिमिनेशन में डिजीज की अभी तक जो है कार्यरत है, पर पूरी तरीके से सक्सेस नहीं पा पाई। दूसरा उनका न्यूट्रिशन से रिलेटेड उन्होंने पोषण अभियान निकाला था। आप ये स्लाइड देखिए पोषण अभियान की। सरकार ने पोषण अभियान को लेकर, एक न्यूट्रिशन को लेकर एक डेडलाइन सेट की थी कि हम लोग 2018 में अनीमिया, जो एक औरतों और बच्चों में खास बीमारी होती है खून की कमी की, वो हम एज पर नेशनल हेल्थ सर्वे जो है उसमें कमी लेके आएंगे। पर कमी लाने के बजाय एनेमिक केसेस जो है देश में वो 3.2% से बढ़ गए हैं। तो एनेमिक केसेस 3.2% से बढ़ गए हैं। और ये डेटा जो है नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा, NFHS5 के द्वारा, 4 का NHS4 के ऊपर NFHS5 जब सर्वे किया गया 2019, 20 और 20-21 का, तो उसमें ये पाया गया कि पोषण अभियान के अंदर अनीमिया के केसेस बढ़ गए। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम थी। इसमें वो उन्होंने ये कहा था कि प्रॉपर न्यूट्रिशन के द्वारा हम अनीमिया के केसेस खत्म करेंगे। तीसरा एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई थी 2017 में। इसका टेबल देखिए, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का। इसमें ये कहा गया था कि डिजिटल इंटरवेंशन से नेशनल हेल्थ में हम लोग उसकी कंजम्पशन को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर, कंसल्टेशन को लेकर, और डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी एक बनाएंगे जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे। और उसमें यह भी कहा गया था कि प्रिवेंशन और प्रोमोटिव फोकस के लिए मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट किया जाएगा। उसमें ट्रैकिंग बिहेवियर और इंटरवेंशन किस स्टेज पे कैसे होनी चाहिए उसके बारे में सोचा जाएगा। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में जो खर्चा था वो, जैसे मैंने आपको बताया, 2.5% ऑफ जीडीपी करा जाना था, पर वो हुआ नहीं, 0.35% ही होके रह गया। और लोग जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत पॉवर्टी लाइन से ऊपर आना चाहिए था उनको। जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन थे उनको नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया जाना था, पर वो कवरेज ठीक से हुई नहीं। और ये कहा जाता है कि पॉवर्टी में या गरीबी रेखा से नीचे लोगों में 22 से 23.5% का इजाफा हुआ है। और 22-23 में अनुमानित है कि ये और भी बढ़ेगा। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत जो भी स्कीम्स निकाली गई हैं उसमें अभी तक कोई ऐसा रेगुलर, मतलब एक ऐसा कोई वो नहीं देखा गया है कि जिससे कोई लोगों को बेनिफिट हुआ हो, खासकर गरीब परिवार के लोगों को। उसके बाद एक स्वच्छ भारत अभियान, स्लाइड देखिए, स्वच्छ भारत अभियान निकाला गया जिसमें ये कहा गया कि ओपन डेफिकेशन फ्री। स्वच्छ भारत के अंतर्गत कई करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए। सरकार के ऐड भी कई बार निकलते रहते हैं, हमने इतने करोड़ टॉयलेट बना दिए, उसमें इतना पानी की सुविधा दे दी। अभी जो डेटा लेटेस्ट है उसमें ये कहा जाता है कि 19% जो है लोग अभी तक टॉयलेट का इस्तेमाल भी नहीं करते। उड़ीसा, बिहार, झारखंड में ये मात्रा करीब 30% लोगों की है जिनके पास टॉयलेट तक नहीं है। और रूरल बिहार में और उत्तर प्रदेश में खाली 50% लोगों के पास टॉयलेट्स का एक्सेस है। ये तो स्वच्छ भारत की रिपोर्ट है।
उसके बाद आखिरी स्लाइड आप देखिए, आयुष्मान भारत और रूरल हेल्थ केयर की। जो रूरल हेल्थ केयर और हेल्थ वेलनेस सेंटर्स बनाए गए थे, उनका यही काम था कि वहां पे मैन पावर उपलब्ध रहेगी, गायनेकोलॉजिस्ट उपलब्ध रहेंगे, जच्चा बच्चा की सेहत का ख्याल रखा जाएगा, और उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं, जैसे लैब टेक्नीशियंस हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी पर्याप्त मात्रा रहेगी। पर ऐसा हुआ नहीं। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो उन्होंने 1.5 लाख का टारगेट रखा था, मात्र 80,764 हेल्थ वेलनेस सेंटर्स ही ऑपरेशनल है। मतलब जो टारगेट रखा गया था उससे आधे। और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के नीचे जो आते हैं रीजनल, अपना रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स, रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स में तो स्टाफ की और भी प्रॉब्लम है। 80% शॉर्टेज है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, जो गांव में या छोटे कस्बों में जो ऑपरेट करते हैं। तो 80% शॉर्टेज अगर डॉक्टरों की, लैब टेक्नीशियंस की, नर्सेस की और गायनेकोलॉजिस्ट की, इन लोगों की रहेगी, तो वो रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स में काम क्या होगा। तो एक डॉक्टर होता है, वो 3 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स देखता है, एक दिन एक जगह जाता है, एक दिन एक जगह जाता है, हफ्ते में एक या 2 बार से ज्यादा वो पहुंच ही नहीं पाता है। तो दवा ही नहीं मिल पाती लोगों को। जब दवा नहीं मिलेगी तो फिर उनका इलाज कैसे होगा। ऐसा पॉइंट था कि कोविड-19 में आपने देखा किस तरीके से पॉलिसी पैरालिसिस हुआ, ऑक्सीजन की कमी से, बेड्स की कमी से, मेडिसिन की कमी से। और सरकार ने जो डिसीजन मेकिंग थी एससीआई की, कि अब ये दवा जो है वो कारगर होगी, ये दवा कारगर होगी, किस तरीके से पॉलिसी का एक टोटल पॉलिसी पैरालिसिस था। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, और ड्रग्स जो जो मेडिसिन अवेलेबल थी, रेमडेसिविर वगैरह थी, या जो भी इलाज में लाने वाली जिस तरह की दवाओं का होर्डिंग किया गया, मतलब 100 रुपए की दवा 10,000 रुपए में मिल रही थी। और वैक्सीनेशन का कुछ पता नहीं था। जब वैक्सीनेशन शुरू हुई तब तक काफी नुकसान हो चुका था। 2 वेव्स में आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा कहता है कि 50 लाख लोग, पर गैर सरकारी आंकड़ा कहता है 5 करोड़ लोग कम से कम उसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो कोविड-19 और पॉलिसी पैरालिसिस के चलते नेशनल हेल्थ मिशन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आखिर में मैं आपको बता दूं, जो लास्ट स्लाइड है, जनौषधि स्टोर्स जो थे, जनौषधि स्टोर्स का क्या काम है। जनौषधि स्टोर्स में ड्रग्स और मेडिसिन जो हैं वो 50% रेट पे, जो जेनरिक ड्रग्स हैं उनकी दवाइयां 5%, जो मार्केट की ब्रांडेड दवाइयां उनसे 50% रेट पे मुहैया कराई जाती हैं। उसमें 1616 मेडिसिन और 250 सर्जिकल आइटम्स की लिस्ट प्रिपेयर की गई कि जनौषधि स्टोर्स में जो लोग पैसा कम खर्च कर सकते हैं उनको दवा बाकायदा मिलनी चाहिए, चाहे लो सेम जेनरिक ड्रग्स की सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए। अभी तक 8689 स्टोर्स ही ऑपरेशनल हुए हैं 700 डिस्ट्रिक्ट में। पर उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां पे सारी दवाइयां अवेलेबल ही नहीं, तो स्टॉक मेंटेनेंस बड़ा मुश्किल है, वहां लोग पहुंच नहीं पाते हैं, उसकी प्रॉपर पब्लिसिटी नहीं है, रीच कई जगह 50-50 किलोमीटर तक चलना पड़ता है एक जनौषधि स्टोर पे जाने के लिए। तो किसी तरीके से वो जनौषधि स्टोर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो अभी तक बहुत इन्फेंसी स्टेज पे है। अगर उस पर ज्यादा जोर दिया जाए और पब्लिक रीच जो है उस पर इम्प्रूव की जाए, तो हो सकता है कि जो जानलेवा बीमारियों के लिए जो बेसिक मेडिसिन है वो जनौषधि स्टोर से ज्यादा अवेलेबल की जा सकती है उन लोगों के लिए जो महंगा इलाज जो है वो पैसा नहीं खर्च कर सकते। आखिरी में मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, जो एक देश की जो देश की जो हेल्थ है उसका एक इंडिकेटर है, उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 28 हमारे देश में आंका गया पर 1000। मतलब कि जो बच्चे हैं उनकी मौत, मतलब 100 बच्चों में, 1000 बच्चों में 28 बच्चों की 28 पर 1000 का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। मटर्नल मोर्टेलिटी रेट 100 है पर 1000। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020 का 6 स्टेट्स में किया गया था, उसमें ये फिगर निकाली गई। ये स्टेट्स हैं असम, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी। और इन स्टेट्स में मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 28/1000 से भी ज्यादा है, और मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट 100/1000 से भी ज्यादा है। तो ये सब चीजें हैं। सरकार अब किस तरीके से बेरोजगारी को लेकर, देश की हेल्थ को लेकर, और देश में जो काव पे गाय पे जो राजनीति हो रही है इसको लेकर कितना कारगर साबित होती है, इसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। और जो भी बातें मैं आप लोगों से करता हूँ अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों से ये सवाल सरकार से जरूर पूछिए कि इन सब चीजों पे सरकार को जो है गहरा अध्ययन करके और उस पर काम करना जरूरी है। और हमारा काम है
एज जनता, क्योंकि पब्लिक का पैसा सरकार खर्च करती है तो पैसा सही जगह जाए, सही जगह खर्चा हो, और लोगों में इस बात का जो है आप लोग सब आपस में वार्तालाप करके देश के लोगों से सवाल ये पूछिए कि जो लोग काम कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकार में, वो कहाँ कमियां हैं, उन कमियों को दिखाइए, ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए छोटे मोटे वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालिए और लोगों को बताइए कि आपके इलाके में किस तरीके से इन चीजों को लेकर कहाँ कमी है, कौन अपनी ड्यूटी टाइम पे कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर नागरिक हमारे देश का जो है वो अपनी सोच को सही रखेगा और एक विजिलेंटे और एक वॉचफुल रहेगा तो सरकार कभी भी अपने दायित्व से हटेगी नहीं। इन्हीं सब बातों को करते हुए मैं इस हफ्ते आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर किसी नए सब्जेक्ट पे मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।